हम्म। पापा ने यूट्यूब से वीडियो बनाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड वीडियो। मैं आप सबको दिखाई दे रहा हूँ। यस। यस सर। और ये जो स्क्रीन है ये आपको दिखाई दे रही है सभी को। यस सर। यस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने क्वांटम फील्ड का पार्ट 1 देखे थे और आज मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इस यूनिवर्स को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है मैटर और दूसरा माइंड। मैटर मतलब पदार्थ, वस्तु। माइंड मतलब अपना मन। तो ये यूनिवर्स को दो भागों में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। अब मैटर और माइंड, कोई भी मैटर का जो सबसे टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और एटम में जो एनर्जी होती है वो 99.999% एनर्जी होती है, या ये कहो वो एम्प्टी होता है। जब भी कोई मैटर, जब भी कोई एटम जो दिखाई देता है, वैसे मैटम इनविजिबल होता है क्योंकि ये टाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब मैटर 99.99% एम्प्टी होता है और 0.01% वो मास होता है, मतलब उसका वेट होता है। तो 99.99% एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। हमें दिखता, बहुत सारी चीजें हमें दिखती सॉलिड है, बट वो एनर्जी होती है। अब जो भी एटम जो कहा मैंने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एनर्जी है, उसमें पूरा एनर्जी एनर्जी भरी हुई है उसमें। अब ये एनर्जी जो है, प्रत्येक एटम जो होता है वो एटम अपने एक पर्टिकुलर एनर्जी को एमिट करते रहता है कंटिन्यूअस। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी बॉडी रेडिएट्स एमिट रेडिएशन कंटिन्यूअसली। अब वो रेडिएट करती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी? एटम की फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट पैटर्न होता है उनका। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न कहलाता है। पर प्रत्येक जो एटम है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के पैटर्न पे रेडिएशन एमिट करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने रेडियो बचपन से सुने होंगे। फिर अभी यहाँ पर जो भी है अवेलेबल, सभी को मालूम है कि टीवी भी, टीवी सभी ने देखे। लेकिन टीवी के पहले क्या था? ऑल इंडिया रेडियो चलता था। ऑल इंडिया रेडियो में जब वहां से कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है, हम अपने रेडियो को ट्यून करते हैं। हमारे रेडियो को ट्यून करते थे तो हमें क्या मिल, पर्टिकुलर वो सॉन्ग जो सुनना है, जो ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित कर रहा है, वो हमें सुनाई देता था और बहुत क्लियरली। अब यहाँ से ऑल इंडिया रेडियो बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर है और हमें वो सुनाई दे रहा है। ये कैसे होता था? अब इसमें दो तरह की वेव फॉर्म होती है। जो मैंने कहा था एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एटम में 99.99% एनर्जी होती है। ओके। तो वो वेव जो हम, और ये इनविजिबल होती है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो से ट्रांसमिट हुआ सिग्नल, तो उसमें दो तरह की वेव फॉर्म होती है। आप ये मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? ये जो है, ओके, एक वेव दिख रही है ऊपर। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, तो यही वेव होती है। तो ये वेव जो है, इस एक दो टाइप की, दो प्रकार की वेव होती है। जो एक कहलाता है कैरियर वेव और दूसरी उसमें इंफॉर्मेशन वेव। तो जब ये ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमीटर के द्वारा, तो इसमें हमें ये दिखाई नहीं देती कहाँ से रेडियो में सिग्नल आ रहा, कैसे आ रहा, कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि इनविजिबल होता है ये। और इसमें जो इंफॉर्मेशन वेव होती है, जब हम रेडियो पे फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते फिर से,
अपनी इंफॉर्मेशन अलग करते और कैरियर वेव अलग करते। तो कैरियर वेव और इंफॉर्मेशन वेव होती है, और दोनों के दोनों कैरियर ये इंफॉर्मेशन वेव को कैरियर वेव में बिठाने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको कहते हैं ऑडियो मॉड्यूलेशन, जो ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होता है। ये जितने भी अभी एफएम रेडियो चल रहे हैं ये सभी। तो क्लियर हो गया, ये वेव किसी को दिखाई नहीं देती कैसे रेडियो में आ रही। वैसे टीवी में देखते हैं आप, टीवी में सिग्नल आता है, वाईफाई के थ्रू कहो या डायरेक्ट लाइन के थ्रू कहो, और वो हमें पिक्चर दिखाई देता है। तो उसमें भी क्या होता है कि कैरियर वेव होती है, कैरियर मतलब जो लेके जाने वाली, और उसके बाद वो वीडियो वेव होती है उसमें, और ऑडियो भी होती है, और ये इंफॉर्मेशन के रूप फॉर्म में होती है। दिखती नहीं कि ये मास कोई जा रहा है करके, ऐसे कोई जो वस्तु दिखती है ना वैसे हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वेव फॉर्म, ये स्पेक्ट्रम, ये पैटर्न एनर्जी फॉर्म में होता है। अब अलग अलग पैटर्न कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे वेव। अब एक्सरे निकाले होंगे या सुने होंगे, उसका एक्सरे आया कहते हैं। एक्सरे वेव होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको एक्सरे वेव कहते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेव होती है, इसको माइक्रोवेव कहते हैं। किसी को अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, एक्सरे रेज, अल्ट्रा लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव। ऐसे बहुत सारे इसके पैटर्न होते हैं। अब ये पैटर्न क्या, अलग अलग नाम क्या है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग ये पैटर्न होते हैं। तो एक पदार्थ का एक पैटर्न होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ का पैटर्न मैच नहीं होता, क्योंकि अलग उनकी जो एटम है, जो मेटर है, जो पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ का अपना एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। ठीक है। तो ये हुई वेव फॉर्म कैसे ट्रेवल करती है और कैसे काम करती है। तो इसमें जो बताया मैंने क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ये एटम जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये एनर्जी से भरा हुआ है। पूरी 99.99% एनर्जी है, और वो उसी को एमिट करता है वो, और कंटिन्यूस एमिट करते जाता है वो। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न वो एमिट करता है प्रत्येक एटम, यानी कि वस्तु। अब जूम कर दे क्या? इसको जूम करना है? हाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे दो डॉट्स, दो डॉट दिखाई दे रहे, एक में पार्टिकल लिखा है, उसके राइट में एक और डॉट है। Yes. इसको एक साइकिल कहते हैं। और वन वन बाय दिस, ये साइकिल मतलब इसका टाइम पीरियड है। एक्स एक्सिस पे इसको टाइम पीरियड, टाइम कहते हैं, टाइम जोन। तो ये टाइम जोन में 1/t कर दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। 1/t कर देंगे और t मस्ट बी सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो प्रत्येक मैटर का जो एनर्जी बैंड होता है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। अब अब जितनी भी, जो भी हम किसी फ्यूचर में हम विजुलाइज करते हैं, या किसी इंटेंस रहता है किसी इवेंट को, कि हमारे जीवन में वो इवेंट, वो घटना घटित होनी चाहिए, या हमें वो वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो कैसे काम करती, वो वस्तु या वो घटना भी हमारा वेट करते रहती है कि हम, या कोई भी उसको अट्रैक्ट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके जीवन में आप किसी ज्योतिषी से या एस्ट्रोलॉजर से मिले होंगे, तो वो क्या कहते हैं उस समय, कि योग है आपके जीवन में, ये आपको मिलने का योग है। अब योग का क्या मतलब होता है, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे विवाह के समय के लड़कियों की कुंडली दिखाई जाती है, लड़कों की कुंडली दिखाई जाती है, वो कहते हैं योग शादी का, विवाह का योग है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर कैसे? क्योंकि वो इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वस्तु की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी पैटर्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न है, वो अगर हमारे थॉट से अगर वो मैच कर गया, तो वो वस्तु अट्रैक्ट होती है हमारी तरफ, हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? क्वांटम फील्ड के माध्यम से। अभी हम क्वांटम फील्ड की बात करें, तो पिछली बार मैंने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो अपने पृथ्वी पर, पूरा क्वांटम फील्ड मतलब एक नेटवर्क बिछा हुआ है।
और इस नेटवर्क में कौन है? हम पूरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी सभी उसमें लिंक है, सभी उससे कनेक्टेड है। आपको नंबर डायल करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको क्या करना है, इस ब्रह्मांड से, कहते हैं ना, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार आहे। मतलब इस नेटवर्क जो पृथ्वी पे सभी वस्तुएं, सभी एक दूसरे से क्वांटम फील्ड के थ्रू जुड़ी हुई है। तो हमें इसमें से जो चाहिए हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है? जैसे होटल में जाते हो ना, भोजन के लिए मेनू चार्ट देखते हैं, तो मेनू लिस्ट की जो है मेनू लिस्ट, वैसे ही हमें सेलेक्ट करना रहता है कि हमें चाहिए क्या। अधिकतर क्या सोचते हैं हम कि हमें क्या नहीं चाहिए, उस पर फोकस करते हैं, तो हमारी हमारी एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाती है, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो 100% फोकस्ड एनर्जी होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड अपना इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे जीवन मुझे यही चाहिए। तो मेनू लिस्ट से हमने उसको पिकअप करना है और उसमें उसको अट्रैक्ट करना है। तो ये क्वांटम फील्ड के माध्यम से कैसे होता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो ये क्वांटम फील्ड में डीप में जाने से पहले ये तो बेसिक आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी पैटर्न। अब अपना ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ये कैसे डिफरेंट पैटर्न पे, है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग एनर्जी पैटर्न एमिट करता है कंटिन्यूसली, वैसा हमारा ब्रेन भी करता है। हमारा ब्रेन भी वैसे ही कंटिन्यूसली एनर्जी पैटर्न एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब अपने को अपना जो ये ट्यून करना है, जो हमें चाहिए उसके साथ कैसे ट्यून करना है, हमें जो वस्तु या जो घटना हम भविष्य में देखते हैं, तो उसको कैसे अट्रैक्ट करना है। तो हमें अपना फ्रिक्वेंसी बैंड उससे मैच करना पड़ेगा। अपना फ्रिक्वेंसी बैंड जो हमारा ब्रेन एमिट कर रहा है, अपना थॉट प्रोसेस जो एमिट कर रहा है, उससे मैच करना पड़ेगा। तो वो कैसे मैच होता है वो आपको ये फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ। कौन सा, इसके नीचे जाना है? दूसरा ले लो, दूसरा फोटो। ये वाला ना? हाँ, हाँ, दोनों दोनों। तो इसको नीचे, हम्म, नहीं, दोनों दोनों, दोनों को। ऊपर वाला। हाँ, हम्म, तो इसको थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ। अब देखिए ये दो दो आपको वो दिखाई दे रहे हैं, दो फोटोज यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाला देखिए, उसमें टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी उससे बहुत ज्यादा है। दिख रहा है आपको क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना इसका। हाँ, और नीचे हम्म, करते हैं जो भी है। हाँ, हाँ, बस। अभी आपको दिख रहा है ये नीचे, ये जो फोटो को दिख रहा है आपको, नीचे लिखा है फिजिकल बॉडी और ऊपर है एनर्जी बॉडी। ओके। तो फिजिकल बॉडी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। शुरू की 3 लाइंस देख लीजिए आप, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। और जैसे जैसे हम यूपर जा रहे हैं एनर्जी बॉडी में, तो ये एनर्जी बॉडी क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। अब आप ऐसे बता हाँ, सकते हैं। हम्म, ओके। तो ये नीचे लिखा हो फिजिकल बॉडी और ऊपर है ये एनर्जी बॉडी। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पैटर्न? ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, इस चित्र को। पुन्हा एकाला तरी आन्सर द्यावा लागेल म्हणजे सरांना थोडं वाटेल की यस यू आर इंटरॅक्टिंग एंड यू आर यस सर। यस सर, आज समझ में आ रहा नहीं है। सर, मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो है सर्वाइवल इमोशंस और क्रिएटिव इमोशंस, ये हाँ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या प्लीज? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। यस। थैंक यू। सर्वाइवल इमोशन में क्या होता है कि हमारा ध्यान सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मीन्स क्या होता है कि जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम चीजें। ओके। सरवाइव करने के लिए मिनिमम चीजें क्या चाहिए हमें? रोटी, कपड़ा और मकान। हम्म। तो सबसे पहले व्यक्ति वो सोचता है कि बस मेरा इतना गुजारा चल जाए, मेरा ऐसा जीवन निर्वाह हो जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, है ना। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो उसको सर्वाइवल इमोशन बोलते हैं, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वैसी दिख रही है आपको, यस क्लियर? अब जैसे आप जाओगे क्रिएटिव इमोशन, मतलब आपका सर्वाइवल नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो आपके पास है। ओके। रोटी कपड़ा और मकान तो आपके पास है,
बट आपको कुछ और चाहिए, लग्जरी चीजें जीवन में। स्वर्ग जैसा सुख भोगने के लिए, स्वर्ग जैसा सुख भोगने के लिए आपको और भी कुछ चीजें चाहिए जो लग्जरी कहलाती है। तो उसको लिए आपके अलग से रिक्वायरमेंट, जैसे आपने मैंने कहा था मेनू चार्ट आपका होटल का, तो वैसे यूनिवर्स का जो मेनू चार्ट है उसमें आपको डिमांड आपको देना होगा कि मुझे मेरे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चाहिए अपने जीवन में। तो चाहिए तो उसके लिए इंटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको चाहत कहते हैं हम, इच्छा, कि मुझे मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए। तो वो हो गया क्रिएटिव। सर्वाइवल वाला क्रिएटिव नहीं था, वो तो रोटी कपड़ा मकान, मुझे मिनिमम वो चाहिए, तो मिनिमम तो उतना ही इमोशन, तो उतना में सभी को नॉर्मल मिल जाता है। तो उस तरह से वो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी बताई जो हाई फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। जैसे जैसे हम एनर्जी बॉडी में जाएंगे तो क्रिएटिव इमोशन होते जाता है, मतलब हम इमोशन अपना डिजायर एक्सप्रेस करते कि मुझे ये मेरे जीवन में चाहिए। क्लियर हुआ? यस। सर्वाइवल मतलब रोटी कपड़ा मकान, यस। और क्रिएटिव मतलब उससे लग्जरियस चीजें जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए पृथ्वी पे चाहिए। तो नीचे क्या होता है, फिजिकल बॉडी होती है। जैसे जैसे एनर्जी बॉडी में जाओगे तो वहां मास कम होता है और एनर्जी ज्यादा होते जाती है, मतलब ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब एनर्जी के फॉर्म में सब कुछ होता है। समझ ले अभी कभी नीचे जो लिखा है मैं आपको पढ़ता हूँ, सुनिए। वेन यू चेंज यूर एनर्जी, वेन यू चेंज यूर एनर्जी, आप आपकी एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हो? थॉट के विचारों से। आज का अपना शीर्षक जो है, विचारों से कैसे वस्तु बनती है, मतलब जीवन। इसको कर दो बड़ा। नहीं देखिए, टू लिफ्ट मैटर टू अ न्यू माइंड, हम मैटर को एक नए माइंड में ले जाते हैं। एंड यूर बॉडी, यू माइंड एंड बॉडी वाइब्रेट एट अ फास्टर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम फिजिकल बॉडी से एनर्जी बॉडी की तरफ जाते हैं तो हमारी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जाती है। यू बिकम मोर एनर्जी एंड लेस मैटर। पहले हम पूरा मैटर रहते, कहाँ पर, सर्वाइवल इमोशन में। लेकिन जब हम हायर एनर्जी में जाते हैं तो हम मास कम और मैटर कम और एनर्जी ज्यादा होती जाती है। The more elevated the emotion or the higher the creative state of mind, the more energy you have to rewrite the program in the body. Your body then respond to your mind. अब जैसे जैसे हम फिजिकल बॉडी से एनर्जी बॉडी की तरफ जाते हैं तो अपना माइंड क्या था, रिप्रोग्राम होते रहता है। पहले अपने माइंड में क्या था, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, इतना चाहिए मुझे। अब हम अपने माइंड में से निकालते कि ये तो मेरे पास है, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए, और हम सतत उसका विचार करते रहते। तो उसे कहते हैं कि माइंड का रीप्रोग्रामिंग। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, नीचे चलो। अब हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड हमें चाहिए, एमिट करना है अपने ब्रेन से, जो एनर्जी पैटर्न एमिट करना है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो उसको कैसे करना है ना? अब आते हम, अब नीचे ये आपको दिखाई दे रहा सभी को, नीचे वाला इनकोहेरेंस पैटर्न और कोहेरेंस पैटर्न दिखाई दिया? यस। Yes. हाँ, वेरी गुड। Yes, sir. ये बेस्ड है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये बेस्ड है गीता के अध्याय नंबर 8 के 12वां और 13वां श्लोक। भागवत गीता का अध्याय 8वें का 12वां और 13वां श्लोक। उसमें जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे कुछ भी चाहिए जीवन में तो तुझे कोहेरेंस होना चाहिए, तेरा हार्ट कोहेरेंस होना चाहिए, मीन्स हृदय सामंजस्य, और तेरा ब्रेन कोहेरेंस भी होना चाहिए, मतलब मस्तिष्क सामंजस्य। अब कैसे? जब हम इन कोहेरेंस में रहते तो नीचे का अपना जो ब्रेन, जो माइंड है, जो एनर्जी पैटर्न एमिट कर रहा, वो देखिए कैसा है, झिकझिक है। दिख रहा है क्लियर सभी को? हाँ झिग हाँ हाँ। हाँ। Yes. अब ये कोहेरेंस में जब जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कुछ चाहिए तुझे और कोहेरेंस की स्थिति में जाना है। अब ये अर्जुन को क्यों बताते, ये भी एक मिनट आपको बता देता हूँ कि अर्जुन को क्यों बता रहे कोहेरेंस चीज। ये तो साइंस वाली चीज है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम फील्ड की। ये अर्जुन को क्या आवश्यकता भगवान कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि ये बातें वहां अर्जुन को बताई जाए 8वें अध्याय में? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि
अर्जुन एक प्रश्न पूछते कि हे कृष्ण, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं हवा की दिशा बदल सकता हूं। अगर कोई तूफान आ रहा है हाई स्पीड से, मैं उस तूफान की दिशा बदल सकता हूं पृथ्वी पर, इतनी शक्ति मुझ में है। परंतु मेरे में मन पे कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे विचार आते, ऐसे विचार, सतत विचार आते रहते, एक कुछ सोचता हूँ दूसरा विचार आ जाता है, तो इसको कैसे कंट्रोल करूं? तब भगवान कृष्ण बताते कि विचार कंट्रोल करने के लिए तुझे मस्तिष्क सामंजस्य यानी ब्रेन कोहेरेंस और हृदय सामंजस्य मीन्स हार्ट कोहेरेंस करना होगा। तो पूछते कैसे करना है? तो उसके सामंजस्य के लिए उसको हम ध्यान कहते हैं। अब ध्यान भी कैसे? जब ब्रेन कोहेरेंस करना है तो ब्रेन कोहेरेंस के लिए हमारी आंखें बंद करके हमारा पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए। सांसें आ रही जा रही, आ रही जा रही अपने शरीर में। और बहुत जगह ये भी बताया गया है कि कभी थर्ड आई के पूरे कंसंट्रेट करो, कभी ऊपर जो सहस्त्रार चक्र होता है, क्राउन चक्र, उस पे कंसंट्रेट करो। पर भगवान कहते नहीं, मन को शांत करने के लिए और हमें सांसों पे ध्यान देना होगा। ब्रेन कोहेरेंस मीन्स सांसों पे ध्यान देना है हमें। तो सांसों पे ध्यान देते हैं तब अपनी बॉडी एक ऐसे सामंजस्य में आ जाती है, ऐसा कोहेरेंस हो जाता है कि ध्यान उधर इधर उधर नहीं भटकता, और भटक भी जाए तो फिर से सांसों पे ले आओ। जैसे ध्यान इधर उधर, मंकी माइंड कहते हैं ना ब्रेन को, मन को, जैसे मन इधर उधर भटका कि उसको वापिस फिर से अपनी सांसों पे ले आओ। तो ऐसा करने से आंखें बंद होनी चाहिए उस समय। तो उस ऐसा करने से हमारे ये कोहेरेंस, ये अपना ब्रेन कोहेरेंस होता है। अब दूसरा हार्ट कोहेरेंस। तो हार्ट कोहेरेंस भगवान कृष्ण उसमें 12वें श्लोक में बताते, ब्रेन कोहेरेंस 13वें, 12वें में कि जब आंखें बंद है तो ध्यान हार्ट पे होना चाहिए, सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में हो। और ध्यान उसी पे होना चाहिए कि हमारा हृदय सांस कैसे ले रहा, कैसे वो एक्सपांड हो रहा, कैसे छोटा हो रहा, कैसे बढ़ रहा, कैसे सिकुड़ रहा, कैसे एक्सपांड हो रहा। और वहां पर ऐसे ध्यान ऐसा होना चाहिए कि अपने फूल जैसा, कली जैसे खिल के फूल बनती है, उसी तरह अपना अपना हृदय भी खिल रहा है। ध्यान पूरा हृदय पे होना चाहिए। तो आप 10 मिनट का ध्यान कर रहे हैं, जितने भी समय का कर रहे हैं, तो आधा समय ब्रेन कोहेरेंस दो, आधा आधा समय हार्ट कोहेरेंस दो। तो ये वेव फॉर्म देखिए ऐसे हो जाती है ऊपर। अभी कई लोगों ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि ये ध्यान करने से क्या होता है, एक जगह बैठने से चुपचाप, वैसे उससे कौन सा मिराकल हो जाता है? तो ये मिराकल वैसे ओरली नहीं समझा सकते, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में आप देखिए, ये एक्चुअल में लिया हुआ फोटो है किसी का। ये नीचे दिख रहा है जब वो मनुष्य विदाउट मेडिटेशन, और जब मेडिटेशन कर रहा है तब उसके ब्रेन का जो एनर्जी पैटर्न एमिट हो रहा है इसमें यूनिवर्स में, उसका पैटर्न देखिए कितना सही है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई प्रश्न? Yes, sir. Yes. नहीं। ये ब्रेन और हार्ट। मुझे इसी हाँ, अब ये दूसरी भाषा में और इसको समझाता हूँ, अगर किसी को थोड़ा नहीं समझ में आया हो। तो ब्रेन क्या लॉजिकल होता है, लॉजिक किसी भी बात को सोचता है, और हार्ट लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। हार्ट क्या होता है? इमोशनल होता है, और ब्रेन लॉजिकल होता है। अब इमोशनल और लॉजिक ऐसा है कि जैसे हमें चाहिए, मान लो कोई बड़ा घर चाहिए 5 BHK का। अब उसकी प्राइस अभी है पुणे मतलब 4 करोड़। तो जैसे हमारे मन ने कहा अरे यार 5, मेरी सहेली के यहाँ गई थी या गया था तो उसके यहाँ कितना बढ़िया 4 BHK उसका घर था, कितना सुंदर था, एक में लाइब्रेरी, एक में कंप्यूटर, एक में ये, तो ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो इमोशनली वो सोचते कि मुझे भी ऐसा चाहिए मेरे जीवन में। परंतु ब्रेन कहता है तुझे मालूम है तेरी सैलरी कितनी है, तेरी जॉब परमानेंट है क्या, इंक्रीमेंट कितना मिलने वाला है, कंपनी भी बंद हो सकती है। तो ये ब्रेन अपना लॉजिक क्रिएट करना शुरू कर देता है। ब्रेन कुछ सोच रहा और ये ब्रेन और हार्ट कुछ और सोच रहा, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हार्ट ये नहीं सोचता कि ये मुझे कैसे मिलेगा, पर ब्रेन सोचता है ये मुझे कैसे मिलेगा, ये नहीं मिल सकता क्योंकि इतनी मेरी फंड नहीं है मेरे पास, इतना इतना ला नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों में सामंजस्य नहीं होता, इसलिए दोनों विचारों में दोनों की जो एनर्जी पैटर्न है बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हो झिकझैक है, लेकिन दोनों को एक ही डायरेक्शन में सोचने के लिए कि ब्रेन कहे यस हो सकता है,
ब्रेन भी हार्ट की तरह सोचे और हार्ट भी कहे कि हाँ कुछ चमत्कार हो सकता है, मैं ऐसा कुछ करूँ तो कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होगी जीवन में और ये प्राप्त हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये दोनों जब मिलते तब एक निर्णय लेते, तो उसको कहते सामंजस्य की अवस्था। इसलिए दोनों का मिलना, दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। हाँ, और कुछ ये नीचे जाओ, नीचे। इस और नहीं। हाँ, यही ऊपर, ना। हाँ थोड़ा। हम्म, हाँ, हम्म, ओके ले। तो ये कोहेरेंस वाला, अब कोहेरेंस में कई बार क्या होता है कि अम, चलिए हो गया उसका, अभी ये वीडियो लगा दूँ। अब एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। कोमल वीडियो ला रहे मैडम। ये इसका एक मिनट। चूचू को हाँ ये हेलो। अभी मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, जो एक 1986 में, 1986 में फ्रांस में एक रेने पोंच करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अपना मस्तिष्क की शक्ति के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी पैटर्न जो मस्तिष्क अपना एमिट करता है, हमारी बॉडी, हमारे विचार जो एमिट करते हैं, जो रेडिएट करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है वस्तुओं पर। ओके, कि हम क्या कहते हैं, वस्तु विचार ही वस्तु बनते हैं। तो कैसे, तो मैं उसको आपको एक प्रयोग के माध्यम से, जिन्होंने ये वैज्ञानिक का नाम है रेने पोचे। रेने पोचे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो शेयर कीजिए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? आवाज कर दो। नहीं। हो हो। हाँ ओके, हाँ स्थिर। देखिए आप। पर साउंड नहीं सुनाई देता, आवाज नहीं। साउंड नहीं नहीं रहता साउंड है। नहीं आवाज होगा नहीं। इसमें, जस्ट साउंड नहीं है इसमें, जस्ट आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या ओके होता है। ओके। ओके ओके जी। देखिए मुर्गी का बच्चा है, चूजा एक, वो चूजा उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको समझ रहा है कि वो उसकी उसकी माँ है। अब ये चूजे को एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे रखा गया, एक ऑटोमेटिक मूवमेंट मूवेबल डिवाइस के थ्रू। रैंडम मूवमेंट डिवाइस है जो एक प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, ठीक है। और उसमें से कुछ दाने गिर रहे हैं जो ये चूजा खा रहा है, और उस चूजे को ऐसा फील हो रहा है ये उसकी माँ है जो उसको भोजन दे रही है। तो ये देखिए, स्टॉप करना। अब ये दिख रहा है आपको, ये प्लेटफॉर्म पे ये पैटर्न? दिख रहा है। हाँ। तो ये क्या है कि वो चूजे का, जैसे अंडे से चूजे को निकाला जाता है और इसके प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है और उसमें ऑटोमेटिक रैंडम मूवमेंट होने वाली एक डिवाइस भी रखी जाती है, जिसमें कुछ खाना रखा हुआ है जो मुर्गी के लिए, उस बच्चे के लिए। तो दाने गिरते जाते, ये मुर्गी का बच्चा वो दाने खाते जाता है, और उसको ये फील होता है यही मेरी मम्मी है, क्योंकि जैसे ही अंडे से निकलने के बाद पहली बार उसने उसी को देखा है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये यूनिफॉर्म है। तो मूवमेंट डिवाइस देखो, वो रैंडम
मूवमेंट डिवाइस है पूरे प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है। दिख रहा है आपको पैटर्न? हाँ उन्होंने क्या किया कि इसको एक पेपर रखा हुआ है जिससे कि वो मार्क हो जाए किधर कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो पूरी तरह वो पूरे सभी डायरेक्शन में वो डिवाइस मूवमेंट कर रही है। अब देखिए क्या होगा, अगले आगे समय आगे देखिए क्या होता है। अब वो चूजे को, मुर्गी के बच्चे को एक पिंजरे में रखा गया है जो प्लेटफॉर्म के बाजू में रखा हुआ है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ठीक बाजू में देखो उसमें रखा हुआ है। ठीक है, अब वो चूजा ये सोच रहा है कि उसकी मम्मी से उसको अलग कर दिया गया है, तो वो इंटेंशन क्रिएट कर रहा है कि मम्मी तुम मेरे पास आ जाओ। बार बार उधर देख के कंटिन्यूस उसको देख रहा है कि मम्मी क्यों अलग हो गई, मैं मम्मी के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो इंटेंशन उसके ब्रेन में इंटेंशन क्रिएट करता है। तो रैंडम मूवमेंट डिवाइस जो थी, अब देखिए पहले पूरे प्लेटफॉर्म में मूव हो रही थी, अब सिर्फ जिधर पिंजरा रखा हुआ है ना सिर्फ वहीं पे मूव हुई है। ये उसका इंप्रेशन है, इंप्रेशन उसका पैटर्न है डिवाइस का। छापा जिसे बोलते हैं, दिख रहा है आपको ये? यस सर। हाँ यस। हाँ, अरे स्टॉप कर। अब ये ऐसा क्यों हुआ? वो एक पेसिव डिवाइस है, एक मैटर है, एक पदार्थ है, वो तो उसमें कोई जान नहीं है। और ये चूजा अपने इंटेंशन से उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया, पूरे टाइम वो इधर ही घूमता रहा जो पैटर्न दिख रहा जिधर पिंजरा रखा हुआ है। अब इसको घुमा, हाँ नॉर्मल वीडियो, बाद में इसको कंटिन्यू करना। हाँ, अब ये क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक फ्रंटल लोब होता है अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में एक फ्रंटल लोब करके जगह होती है, ब्रेन होता है, ब्रेन का एक पार्ट। तो ब्रेन का एरिया, समझे ना, एरिया, ब्रेन का जितना एरिया है अपना, उसके कंपेरेटिव फ्रंटल लोब का कितना एरिया है, ये हम कंपेयर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम जो इंटेंशन क्रिएट करते हैं वो फ्रंटल लोब से करते हैं। तो फ्रंटल लोब में विचार शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है। तो फ्रंटल लोब का एरिया इस मुर्गी के बच्चे में उसके ब्रेन के साइज के कंपेरेटिव 1% होता है। कितना परसेंट होता है? 1%। 1%। अब सोचिए 1% फ्रंटल लोब का एरिया है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ब्रेन ऑफ दैट चूजा, उस मुर्गी के बच्चे का। अब उसे 1% में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक वो डिवाइस जो है वो डिवाइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या हुआ, वो चूजे ने एनर्जी पैटर्न एमिट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न एमिट किया, और वो जाके ओके, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है वो डिवाइस जो उसको पास अपनी आ जाए। मम्मी लग रही, उसको लग रहा कि ये उसकी मम्मी है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सोच रहा है। तो जिसके कारण वो इम्पैक्ट उस पे वस्तु पे पड़ रहा है। उसके विचार क्या है मुर्गी के बच्चे के, कि विचार की मेरी मम्मी मेरे पास आ जाए, पर वो तो वस्तु है। तो इसके वस्तु का इम्पैक्ट, असर, प्रभाव, इस सोचने का प्रभाव उस वस्तु पे पड़ता है जो ऑटोमेटिक मूवमेंट डिवाइस है, और वो इसके तरफ अट्रैक्ट होती है। क्लियर हुआ? किसी को प्रश्न इस पर? ओके। ये विचार कैसे वस्तु बनता है, ये पहला उसका उदाहरण था। अभी किसी को इसमें डाउट है, फिर अगला इसी में कंटिन्यू करता हूं। कोई प्रश्न? नहीं, आगे। अब आपको बताऊंगा कि इसने तो लव किया अपनी मम्मी से, अब एक ऐसी सिचुएशन जहां हेट की जाती है, जहां पर ईर्ष्या और घृणा की जाती है, तो वो उदाहरण देखिए क्या होता है। उसका प्रयोग देखिए, उस प्रयोग में क्या दिखाई देता है। उसमें एक रैबिट होगा, और रैबिट उसी ये ऑटोमेटिक जो मूवमेंट डिवाइस है इससे डरेगा। वो डरने के कारण क्या होगा कि वो मूवमेंट, वो डिवाइस उससे दूर। अब देखिए ये पिक्चर में आपको रैबिट दिखाई दे रहा है। अब ये रैबिट रैबिट उससे डर रहे हैं उस डिवाइस से, और ये चाह रहे कि ये दूर जाए, ये खतरा लग रहा है इनको, कुछ डेंजर फील हो रहा है इनको। तो इनका फीलिंग ये है कि ये उनसे दूर चले जाए। और इस एक्सपेरिमेंट को रहने पहुंच ने सो मेनी टाइम्स रिपीट किया था, और सेम रिजल्ट आ रहा था। ये प्रूव भी करना रहता है साइंटिस्ट को कि ये होता है कि नहीं, तो सो मेनी टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है। रिपीट वाला वो हाँ पैटर्न हाँ में दिखा हाँ, रहा पैटर्न।
तो इसमें जो रैबिट दिखाया था, तो पिंजरे की जहां पिंजरे में चूजा रखा हुआ था, उसमें अब रैबिट रखा हुआ। तो रैबिट क्या करता है, उसे हेड करता है, तो वो ऑटोमेटिक मूवमेंट डिवाइस जो है वो उससे दूर जाती है, मतलब दूसरे हाथ में उसके जो दूसरा पोर्शन है प्लेटफॉर्म का, वहीं पर मूव करती है, इसके तरफ नहीं आती। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से जो साइंटिस्ट रेने पोच है, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो थॉट की एनर्जी है, जो विचारों की शक्ति है, जो विचारों की शक्ति है, कहते हैं ना, विचार से वस्तु कैसे बनती है, विचार से वस्तु कैसे बनती है, और सपनों को विचारों से कैसे साकार किया जा सकता है। तो ये उसका एक प्रयोग था, बहुत ही अच्छा। तो इसमें ये दिखाया कि अपनी मन की शक्ति या अपने थॉट पैटर्न, अपना जो अपना ब्रेन जो मैंने कहा था, ये कंटिन्यूअस एनर्जी पैटर्न एमिट करता है, और जिसकी कल्पना करता है वो अपने तरफ अट्रैक्ट होती है। क्लियर? अब मैं इसी से संबंधित दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ से नहीं। हाँ, हाँ, good। अभी देखिए, एक स्लिट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ। हाँ, यस सर। ये स्लिट, अब इस स्लिट से क्या हुआ कि कुछ पदार्थ, कुछ मार्बल्स को ये साइंटिस्ट, वेट कर लो ये मैं अभी जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ दूसरा, ये स्लिट प्रयोग है। इसमें दो, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको पर्दा बोल सकते हैं आप, स्क्रीन, एक स्क्रीन है, और स्क्रीन के आगे एक पर्दा है, उस पर्दे में एक स्लीट है, एक कट लगा हुआ है। तो यहाँ पहले अभी क्या करेंगे, ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि मार्बल्स उस पर बम्बार्ड किए, मतलब वहां से मार्बल को पास किया गया, पदार्थ को। तो उससे क्या होता है कि, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको एक्सपेरिमेंट इसको देख सकते हैं आप। तो ये पदार्थ उसको इम्प्रेशन बनाते किस पे, स्क्रीन के ऊपर, सेम वैसा ही जैसा ये स्लिट है। उसके बाद वैज्ञानिक ने क्या किया, एक स्लिट को एक स्लिट उसके बाजू में कट कर दिए। अब इसी मार्बल्स को दो स्लिट के थ्रू पास किया गया, तो स्क्रीन पे क्या हुआ, दो दो इंप्रेशन बने जैसे स्लिट में थे। इसके बाद इन्होंने उसके दोनों से लिक्विड पास किया गया। अब लिक्विड पास करने के बाद क्या होता है कि जैसे पानी है समुद्र में, कोई ठहरा हुआ, किसी तालाब में ठहरा हुआ पानी है, और आप कुछ ही डिस्टेंस पे दो पत्थर उसमें ड्रॉप करते हैं, दो पत्थर ड्रॉप करते हैं, तो दोनों की वेवफॉर्म इंटरफेयर होती है। इंटरफेयर होने से दोनों का एक पैटर्न बनता है, तरंगे आती हैं। तरंगे बनती है। तो उसको, वैज्ञानिक को वो तरंगे वहां दिखाई दी, ये दिख रही है, ऐसी तरंगे उसको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, कि वहां तो जैसे पहले मार्बल मार्बल था सॉलिड, जैसे मार्बल को पास किया गया स्लिट के थ्रू, तो स्क्रीन पे क्या पैटर्न आया था, दो दो लाइन, जैसे जो स्लिट थी वैसे दो पैटर्न थे। तो वहां तक तो वैज्ञानिक को लगा ओके इट इज नॉर्मल। बट जब उन्होंने लिक्विड पास किए तो उनको ये ऐसा वेव फॉर्म दिखाई दिया, तो ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, ये ऐसा पैटर्न क्यों है। क्लियर हुआ? और ये था क्वांटम फील्ड के थ्रू। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किए कि इलेक्ट्रॉन को पास किए। पूरा वीडियो बाद में आपको बताता हूं, पहले आप समझ लीजिए इसको, कि दो स्लिट में से एक स्लिट में से इलेक्ट्रॉन को, दोनों में से इलेक्ट्रॉन को पास किया गया। अभी पहले क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रयोग, पहले मार्बल्स पास किए गए, फिर लिक्विड पास किया गया, अब इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जा रहा। इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के बाद भी उनको ऐसा ही पैटर्न मिलता है। तो वो सोचते हैं कि ये पैटर्न ऐसा क्यों बना है, जैसे कि वेव फॉर्म बनते, जो दो पत्थर को ड्रॉप कर दे समुद्र पानी में, जो पैटर्न बनता वही इनको मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने किया कि एक स्लिट से एक बार एक इलेक्ट्रॉन पास किया, फिर दूसरे स्लिट से दूसरा, मतलब कुछ समय के बाद, लेकिन पैटर्न देखते कि फिर से वैसे ही पैटर्न आया है। तो यहां तक देखिए, फिर अगला पैटर्न मैं बताता हूँ, शुरू करो तो वीडियो शुरू से। यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ। हम्म, चालू करो ये तो वीडियो को। हाँ, चालू कर, साउंड चालू कर, ये infamous double slit experiment. आगे आगे। To understand this experiment, we first need to see how particles or little balls of matter act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen,
we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So it's a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. Physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. With a measuring device by one slit, see which one it went. इथे आता बघा, इथे ना एक ऑब्झर्वर ठेवलेला आहे, मेजरिंग एक म्हणजे कसं पहारेदार असतो ना, तो त्यांना बघतोय आता. तर आता बघा काय होईल पुढे. Through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron. देखिए आपने वीडियो? यस सर। अब इस वीडियो को और फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जब यस आधा पहले कर चुका था वो समझ में आ गया था। जब साइंटिस्ट दोनों स्लिट से मार्बल टर्न पास करते हैं तो दो पैटर्न बनते हैं, दो, कोई इश्यू नहीं, बराबर। लेकिन उसी से अब लिक्विड पास करते हैं तो तरंगे बन जाती है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, ये तरंगे क्यों बन रही है? तो उनके लिए ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन
पास किए दोनों से तो भी तरंगे बन रही लिक्विड के जैसे ही। इनका ये क्या है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर दोनों स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास किए तो दो पैटर्न बनने चाहिए जो लास्ट में दिखाई दिए, पर वो ऐसा नहीं हो रहा था। वो एक पैटर्न बन रहा था जब वेव फॉर्म की तरह, जो एक्सपांड हो रहा है, जैसे वेव आगे आगे बढ़ते जाती है उस तरह से। तो इन्होंने क्या किए, पहले एक स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन पास किए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन पास किए, ऐसे अलग अलग समय में इलेक्ट्रॉन पास किए, तब भी पैटर्न वैसे ही बना जैसे कि वेव फॉर्म पहले बन रहा था। तो ये आश्चर्य की बात थी इनके साइंटिस्ट के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि टाइम तो अलग अलग समय पे भेजा जा रहा ना, फिर ये वेव फॉर्म कैसे बन रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद और क्या करते ये लोग कि वहां एक आंख देखे होंगे, एक आंख दिखाई दी, ऑब्जर्वर, एक व्यक्ति को बिठा दिया गया ऑब्जर्वर की तरह कि ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन दो स्लिट से पास हो रहे हैं, वो अलग अलग समय में हो रहे हैं, तो दो ही पैटर्न बनना चाहिए, न कि वेव फॉर्म, मल्टीपल वेव नहीं बननी चाहिए। ऐसा उनका इंटेंस था कि नहीं, यही होना चाहिए, दो ही पैटर्न बनना चाहिए। तो फिर से उन्होंने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को फिर से उसके थ्रू भेजा गया, स्लिट के थ्रू। अब क्या देखते हैं कि सिर्फ दो ही पैटर्न बने, जबकि पहले मल्टीपल पैटर्न बन रहे थे वेव फॉर्म की तरह, लेकिन अब दो ही बने। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी, और यहां से साइंटिस्ट का रिसर्च शुरू हुआ था, रिसर्च कि ये क्यों और कैसे हुआ। फिर उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाले कि ये ड्यू टू क्वांटम फील्ड। चालू कर दिया, हटा दो। हाँ चालू चालू करो, थोड़ा सही रहे। हाँ decided to act differently. So it was aware it was being watched. It was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Bubbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function. ओके, सभी ने वीडियो देखे? हाँ। हाँ। अब आखिरी में क्या होता है लास्ट में उसमें, कि वो आंख को लगता है, ऑब्जर्वर को रखता है। जब ऑब्जर्वर को वहां रखा जाता है, ऑब्जर्वर करते कि ये मल्टीपल पैटर्न कैसे बनते हैं देखता हूं, दो ही बनना चाहिए। तो ऑब्जर्वर जो थी आंख जो दिखाए उन्होंने, वो ऑब्जर्वर क्या चाहता है कि दो ही पैटर्न बनना चाहिए, और दो ही बनते हैं। अब ये सब कैसे हुआ, अब मैं बताओ, क्वांटम फील्ड के थ्रू हुआ। अब क्वांटम फील्ड क्या है, फिर से पुरानी जो पहले एपिसोड में मैंने अपने बताया था, तो उसको फिर से रिपीट करता हूं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था अपने शरीर में क्या होता है, डीएनए होता है, सेल्स होते हैं, एक सेल में बहुत सारे डीएनए होते हैं, और डीएनए में जीन्स होता है। तो अपना ब्रेन अलग अलग, जैसे कोहेरेंस और इनकोहेरेंस, जो फ्रीक्वेंसी बैंड जो एमिट किए थे, जो दिखाया था अभी फोटो में मैंने उसके पहले शुरू में। तो जब डीएनए, जब हम अच्छे विचारों में रहते, ग्रेटिट्यूड के मूड में रहते, और कुछ पॉजिटिव थॉट में रहते, उस समय अपना डीएनए बहुत ही अच्छा एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, फ्रेश रहता है, फूल की तरह रहता है, खिले हुए फूल की तरह। और जब हम सैड मोड में रहते हैं, या ईर्ष्या और निंदा करते किसी से, ईर्ष्या और निंदा करते किसी से, उस समय अपने ब्रेन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न एमिट होता है, उस समय डीएनए बहुत नेगेटिव होता है, मुरझाया हुआ होता है। तो वो चीज जो हमारे पास आने वाली है वो भी हमसे दूर चली जाती है, जो चीज हमारे पास आने वाली है वो भी हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है अपना पैटर्न उस समय डिफरेंट रहता है। अब और बाहर जो है टाइनेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, वो क्या है, उसका एटम। अब मैंने जैसे पहला सेंटेंस बोला था इस शुरू में कि ये साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स को दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा मैटर एंड माइंड। मैटर मतलब पदार्थ, और दूसरा मन, दो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इन दोनों से ही क्वांटम फील्ड बना है। तो अपने शरीर का जो डीएनए है,
वो बाहर के क्वांटम फील्ड से, एटम से, एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं लाइट के, इनको फोटॉन कहते हैं, उससे इंटरेक्ट करता है ये, उससे इंटरेक्ट करता है उस पे, और हमारे मस्तिष्क का प्रभाव, जैसे क्या विचार से कैसे वस्तु बनती, विचार ही कैसे वस्तु बनते हैं। तो यहां आपने देखे दो परिप्रयोग, एक देखे चूजे वाला, खरगोश वाला, और तीसरा स्लिट। तो वहां क्या, अपना जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ब्रेन के पोर्शन का कितना है ये बता दो। तो चूजा जो था, मुर्गी का बच्चा, उसका 1% है, फ्रंटल लोब का एरिया जो है ब्रेन के एरिया से 1% है। तो भी उसने वो एक मैटर के ऑटोमेटिक मूवमेंट डिवाइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक तो छोटा सा, उसका साइज देखो कितना है, उसका भी वो 1%, ब्रेन का 1% उसका थॉट प्रोसेस का जो एरिया है। उससे ज्यादा होता है फिर डॉल्फिन का, जो 27% होता है। मतलब डॉल्फिन बाहर के किसी भी चीज को समझ लेती है और अपने अनुसार करती है, इसलिए समुद्र में डॉल्फिन बहुत हेल्पफुल होती है, जो अ, मनुष्य की बहुत हेल्प करती है। जो भी कोई डेंजर अगर कोई आया तो उसको अवॉइड करने के लिए वो इंडिकेट करती है। और तीसरा होता है हमारा मनुष्य, मनुष्य का फ्रंटल लोब ब्रेन के एरिया के कंपेरेटिव में 40% होता है, 42-41% होता है। अब सोचिए कि मनुष्य कितना क्या कर सकता है, और कर सकता क्या किया, जितने भी आविष्कार हुए, ये मोबाइल, आज से 30 साल पहले मोबाइल के शब्द ही नहीं था, वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में, वो मोबाइल अपने सामने है आज। एलईडी टीवी, टीवी में कितने वेरिएशन आ गए, पर पिक्चर, पहले टीवी नहीं था, फिर टीवी का आविष्कार हुआ। टीवी के बाद भी कौन कौन सी टीवी हुई, एलईडी, प्लाज्मा टीवी, फिर एलईडी टीवी, टीवी में डिफरेंट प्रकार के आ गए। कंप्यूटर, मतलब मनुष्य में इतनी शक्ति है कि मनुष्य जो भी चाहे अपने विचार शक्ति से उसको प्राप्त किया कर सकता है, मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यहीं से कंसेप्ट आया था तुझ तुझा जीवनाचा शिल्पकार आहे, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कैसे हो सकता है, यस, मैं ही ब्रह्मा हूं, क्योंकि मैं किसी भी चीज का निर्माण कर सकता हूं। कि जितने भी ये चीजें निर्माण हुई है, टीवी, फैन, फ्रीजर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कार या एरोप्लेन, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब मनुष्य के मस्तिष्क का आविष्कार है। तो मैं, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो उत्पन्न कर सकता है और कर रहा है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल मनुष्य, क्यों? क्योंकि अपना फ्रंटल लोब 41% होता है एज कंपेयर टू आवर ब्रेन। सोचिए मुर्गी के बच्चे के ब्रेन से अपना कितना हमारा पावरफुल है, हम किसी भी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोग कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसका कारण क्या था कि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी या जो पैटर्न एमिट होना है वो नहीं होता प्रॉपरली, वहां लीकेज हो जाती है एनर्जी। इसलिए कुछ लोगों के जो ड्रीम्स है वो विचार उसको पूरे हो जाते, कुछ लोगों के नहीं हो पाते। ठीक, और क्या बताऊं, 6 बजे लोग चले जाएंगे कंप्लीट होंगे। हाँ, और 6 बजे बंद करना। हम्म। हाँ, अब आखिरी और बताता हूँ इसके विचार क्या होता है। इस और एक्सपेरिमेंट हुआ था, अब फोटो क्वांटम फील्ड की बात की है ना, क्वांटम फील्ड के थ्रू ही विचार वस्तु बनते हैं। अब क्वांटम फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये होलोस्टिक है, और ये होलोस्टिक मतलब 3 डायमेंशन में, और दूसरा ये इंटेंगल है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जिस भी हम वस्तु की कामना करते हैं तो उस वस्तु के तरह अपना एनर्जी पैटर्न एमिट होता है, और वो वस्तु उस पैटर्न के थ्रू हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अब 2 एक्सपेरिमेंट थे, इसके अलावा आपको एक्सपेरिमेंट मालूम होंगे, मैं रिपीट करता हूँ, मैडम ने शायद बताया होगा क्वांटम फील्ड ही कैसे काम करता है। तो एक राइस एक्सपेरिमेंट सभी ने किया होगा, राइस एक्सपेरिमेंट बताइए। तो राइस एक्सपेरिमेंट भी क्वांटम फील्ड का ही एग्जाम्पल है। एक और आता है इसमें प्लांट म्यूजिक। साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लांट जो है, प्लांट के जो पत्ते हैं, पौधों के पत्ते को माइक्रोस्कोप में देख के उसका क्या एनर्जी पैटर्न है, वो भी एमिट कर रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न, तो उसको ऑब्जर्व किए। उसके बाद प्लांट के लिए जो म्यूजिक है वो म्यूजिक उनको सुनाया गया कुछ दिनों तक, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न मेजर किए। वो मेजर करने से देखा गया कि बहुत ही अच्छा था वो।
तो उससे ये हुआ कि क्वांटम फील्ड के थ्रू जो म्यूजिक क्या था, वो क्वांटम फील्ड के थ्रू उसमें इम्पैक्ट कर रहा था किस पे, पौधे पौधे पे। तो म्यूजिक से, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो था नहीं, ये कि म्यूजिक बज रहा और पौधा सुन रहा, तो क्वांटम फील्ड के थ्रू उसमें भी चेंजेस हुए। और एक और हो गया, ठीक है, खत्म करो। हाँ हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किए थे क्वांटम फील्ड वाला। एक व्यक्ति के ब्लड लिया गया, ब्लड सैंपल, उसको टेस्ट किया गया। उसके बाद उसको एक गिलास पानी पिलाया गया, जिस पानी में हमने पॉजिटिव एनर्जी दिए थे, मतलब पॉजिटिव की आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, इस तरह से उसको ग्रेटिट्यूड दिया गया उस पानी को, और वो पिलाया गया उस व्यक्ति को। पिलाने के 1 घंटे बाद फिर उसका ब्लड सैंपल लिया गया, तो उसका पैटर्न टोटली अलग था। इट मीन्स कि जो भी व्यक्ति, मतलब क्वांटम फील्ड के थ्रू हम जो भी वस्तु की कामना करते हैं उसको प्राप्त किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है। बस क्या है कि हमारे में विश्वास होना चाहिए। आखिरी सेंटेंस जो कहूंगा वो ये है कि इफ यू कैन बिलीव इट, इफ यू कैन कंसीव इन योर माइंड, मुझे कि हम हमारे ब्रेन में ये सोच सकते हैं कि विचार शक्ति की यस ये मुझे चाहिए और ये मेरा है। दूसरा फिर बिलीव इट, फर्स्ट यू हैव टू कंसीव इट, सेकंड यू हैव टू बिलीव इट, देन यू विल गेट इट, रिसीव इट, थर्ड इज यू रिसीव इट। अगर हम हमारे ब्रेन में कंसीव कर सकते कि यस भैया मेरे लिए मैं कर सकता हूं, और उस पर विश्वास आ जाए कि ये मुझे प्राप्त होगा ही, तो आपको मिलेगा। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बस, एनी क्वेश्चन? अब मेरा किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समजलं का हे पहिले विचारा ना सर सगळ्यांना. हाँ, तेच. हो समजलं. सर जे प्लांटचं एक्झाम्पल दिलं ते माइंड साऊंड रेझोनन्स टेक्निक पण म्हणू शकतो त्याला. येस. माइंड साउंड रेजोनेंस वो आइडिया नहीं, पर वो ये क्वांटम फील्ड के एग्जांपल्स थे जो बताया। ओके. तो उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं आप, जो नाम देना चाहें। जैसे भी हमारे लाइफ में हम पॉजिटिव गाना सुनेंगे, सॉन्ग सुनेंगे तो पॉजिटिव होता है, या गम हाँ, भरे गाना सुनेंगे तो हम क्योंकि हाँ, अपने जो शरीर का डीएनए, जो आपने कहा पॉजिटिव सॉन्ग सुनेंगे और नेगेटिव सॉन्ग सुनेंगे, तो उससे क्या होता है कि अपने शरीर पे, अपने ब्रेन पे इम्पेक्ट पड़ता है, और हम उसी तरह सोचने लग रखते हैं। जैसे कोई एक गाना था किसी जमाने में ना, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुंह मोड़ा, ऐसे गाने में सुना करता था शादी के पहले। तो जब मुझे इसका ज्ञान हुआ इन बातों का, तो मेरे पास 2 सीडी थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया मैंने बालकनी में ले जाके। हाँ, फिर उसके बाद करीब मोर देन 15 ईयर्स हो गए, कभी सैड सॉन्ग उसको हमेशा अवॉइड किया। तो उससे अपने इफेक्ट पड़ता है, और क्योंकि हमने बताया जैसे कि ब्रेन अपना कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैटर्न एमिट कर रहा है, तो अच्छा ही होना चाहिए। और जो हमने गलत छोड़ दी है तो उसको कैंसिल करना बहुत आवश्यक है। वो पहले थॉट आने ही मत दो। इस जर्नी में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, इसमें नेगेटिव थॉट आने ही मत दो। मतलब दूध में नींबू डालो ही मत, उस किचन में नींबू रखो ही मत जब दूध का कुछ बन रहा हो तो। ओके. थँक यू सो मच सर. और कोई क्वेश्चन? चलो, ओके. थैंक यू। चला, थँक्यू सो मच. खूप पेशन्सली ऐकलं तुम्ही सगळ्यांनी सरांना, आणि थोडं इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस अजून फ्रेंडली नसल्यामुळे सरांना हेल्प घ्यावी लागते, तर तो सकाळी एक झालाय. ठीक आहे, थँक्यू सो मच.